आप सभी को नमस्कार। उत्तराखंड के इतिहास में परमार राजवंश की कहानी चल रही है और आज हम परमार राजवंश से जुड़े हुए दूसरे अध्याय में हैं। पिछले अध्याय में हमने कनकपाल और कनकपाल से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों का अध्ययन किया। आज हम कनकपाल के बाद उस राजा की कहानी पढ़ेंगे जिससे इतिहास अवगत हुआ है, यानी आज हमारी कहानी आनंदपाल फर्स्ट और उसके बाद की कहानी होगी। हालांकि आनंदपाल फर्स्ट का कोई भी अभिलेख या फिर सिक्का नहीं मिला है जिससे हम ये कह सकते हैं कि इतिहास स्पष्ट हुआ होगा, लेकिन फिर भी जो जानकारी हमें मिली है उसी आधार पर हम इतिहास का मूल्यांकन कर रहे हैं। बेकेट ने जो राजवंशावली तैयार की है उस राजवंशावली में आनंद फर्स्ट का नंबर 18वां आता है और समय काल बेकेट ने 1129 से 1149 बताया है। वहीं अगर हम गढ़वाल का इतिहास लिखने वाले हरिकृष्ण रतूड़ी की बात करें या फिर हम यशवंत सिंह कटोच की बात करें, उनके हिसाब से लगभग ये टाइम पीरियड 1180 से 1200 का हो सकता है। ये वो समय है जब दुलू क्षेत्र के अर्थात नेपाल क्षेत्र का एक शासक है जिसका नाम अशोक चल है, वो मानस खंड और केदार खंड को जिसने विजय प्राप्त की या जिसने जीता। यहाँ पे मानस खंड का मतलब कुमाऊं से है और केदार खंड का मतलब गढ़वाल से है और दुलू का मतलब नेपाल से है, अर्थात नेपाल के राजा अशोक चल ने गढ़वाल और कुमाऊं को जीता था। इसकी जानकारी हमें गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से और बाड़ाहाट के त्रिशूल लेख से मिली है। यहाँ बाड़ाहाट का मतलब उत्तरकाशी से है। तो इतिहासकार ये कहते हैं कि यह आक्रमण लगभग 1191 या 92 का था, लेकिन इसमें इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि वर्ष 1175 से 80 के बीच अशोक चल ने आक्रमण किया था। इस समय उत्तराखंड में अलग अलग राजवंश शासन कर रहे हैं, लेकिन इनमें से ऐसा कोई भी राजवंश नहीं था जो कि अशोक चल के सामर्थ्य का मुकाबला कर सकता था। जैसे हम बात करेंगे पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तराखंड के पूर्वी क्षेत्रों में जहां आज कुमाऊं है, वहां पर चंद राजवंश का शासन था। कुछ क्षेत्रों में कत्यूर घाटी में कत्यूर राजवंश का शासन है, जबकि पश्चिम में अगर हम शक्ति की बात करें तो परमारों का उदय हो चुका था। लेकिन इन तीनों ताकतों में ऐसी कोई भी ताकत नहीं थी जो अशोक चल जैसे शासक का मुकाबला कर सके, और इस तरीके से मानस खंड और केदार खंड नेपाल के सामने धराशायी हो गया, अर्थात पराजित हो गया। इतिहास के लिए महत्वपूर्ण ये है कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि जिस समय अशोक चल का आक्रमण हुआ था या फिर अशोक चल के बाद उसका जो पुत्र है कांचल देव, उसका जो आक्रमण हुआ था, उस समय पश्चिमी क्षेत्र में किस राजवंश का वर्चस्व था, तो परमार राजवंश का वर्चस्व था और आनंदपाल फर्स्ट शायद उस समय शासक था, लेकिन अभी भी इसमें शोध कार्य बाकी है। आनंदपाल के बाद जिस राजा की जानकारी इतिहास में मिलती है वो राजा सोनपाल या स्वर्णपाल के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसके कालखंड को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। अधिकांश इतिहासकार ये मानते हैं कि 1243 से 1250 तक इसका कालखंड था। यह परमार राजवंश का 24वां राजा था। इसके राज्याभिषेक की जानकारी अनंतपाल के धारसिल अभिलेख से मिलती है। इसने अपनी राजधानी विलंग घाटी को बनाया है और इस घाटी में रहने वाले गणपति जो खसिया जाति से संबंधित थे उन्हें पराजित करके गंगोत्री मंदिर तक जाने के लिए मार्ग पर इसने अपना नियंत्रण स्थापित किया। सोनपाल के पीछे साम्राज्य दो भागों में बट गया। एक तरफ हम चांदपुरगढ़ साम्राज्य कहते हैं और दूसरी तरफ हम विलंग घाटी साम्राज्य कहते हैं। जहां विलंग घाटी में 8 राजाओं ने शासन किया, वहीं चांदपुर क्षेत्र में भी 8 राजाओं ने शासन किया। विलंग घाटी में शासन करने वाले 8 राजाओं में कांतिपाल से जयराम देव तक और वहीं चांदपुरगढ़ में शासन करने वाले महीदेव से जसपाल तक 8 राजा थे। विलंग घाटी के राजा सोनबंसी भी कहलाते हैं और यह क्षेत्र सोन विलंग घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम विलंग शाखा के 8 राजाओं को देख लेते हैं, जिनमें कांतिपाल, कामदेव, सलसणदेव, लसणदेव, अनंतपाल सेकंड, पूर्वदेव, अभयदेव और जयराम देव हैं। तो कुल मिलाकर ये 8 राजा हैं जिनका क्रम 25वें नंबर से 32वें नंबर तक है। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि चांदपुरगढ़ के राजा और विलंग घाटी के राजा आखिर 32वें के बाद इकट्ठे कैसे हो गए। तो इस संदर्भ में इतिहासकार ये कहते हैं कि सोनपाल और प्रारंभिक उसके जो उत्तराधिकारी थे वे उत्तराधिकारी सामर्थ्यवान और ताकतवर थे, लेकिन आगे चलकर विलंग घाटी के जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य घोषित हुए और आगे चलकर चांदपुर घाटी में जो
परमार राजवंश के शासक थे, जिनमें नाम आता है आसल देव का। तो ऐसा माना जा सकता है कि आसल देव जो कि सामर्थ्यवान हो चुका था, उसने विलंग घाटी के राजाओं को पराजित कर दिया और इस तरीके से जो परमार सागाएं दो भागों में विभाजित हो चुकी थी वो पुनः इकट्ठी हो गई। तो इसके बाद हम ये देखते हैं 32वें नंबर के बाद अर्थात 33वें नंबर से हम ये देखते हैं और 33वां नंबर आसल देव का आता है और पुनः परमार राजवंश जो दो शाखाओं में विभाजित हो गया था, विलंग घाटी के राजा और चांदपुर घाटी के राजा, वो पुनः इकट्ठे हो जाते हैं। विलंग घाटी के 8 राजाओं में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लसन देव या जिसे लखन देव भी कहते हैं। इतिहासकार इस राजा का कालखंड सन 1310 से 1333 बताते हैं। इस राजा की जानकारी हमें मिलती है अनंतपाल सेकंड के धारसिल अभिलेख से। हालांकि इस राजा का कोई भी अभिलेख हमें प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इसकी ताम्र मुद्रा अवश्य प्राप्त हुई है जो लगभग 1.5 सेंटीमीटर व्यास की है और इस पर देवनागरी लिपि में लसन देव लिखा हुआ है। परमार राजाओं की मुद्राओं के साथ इसकी भी हमें मुद्रा मिली है जो कि पुराना दरबार संग्रह से प्राप्त हुई है। तो लगता है कि यह परमार राजवंश का ही शासक था। इसके द्वारा चलाई गई मुद्रा के आधार पर हमें ऐसा लगता है कि यह एक शक्तिशाली राजा रहा होगा जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया होगा और अवश्य ही इसने कुछ गढ़पतियों पर विजय प्राप्त की होगी। लेकिन एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी तक के इतिहास में जानकारी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यह परमार राजवंश का पहला ऐसा राजा है या परमार राजवंश का ऐसा पहला राजा है जिसकी अपनी मुद्रा थी। अब हम विलंग घाटी के एक अन्य शासक अनंतपाल सेकंड को देख लेते हैं। कालक्रम के आधार पर इसका नंबर 29वां है और इतिहासकार इसका कालखंड सन 1333 से 1354 बताते हैं। यह प्रसिद्ध है अपने अभिलेख के लिए जो अभिलेख धारसिल अभिलेख के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में धारसिल अभिलेख रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत भिरी नामक कस्बे से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर धारसिल नामक गांव से मिला है। यह अभिलेख धारसिल अभिलेख के नाम से जाना जाता है। इस अभिलेख से परमार राजवंश की वंशावली मिली है और तमाम राजाओं की जानकारी मिली है। कनकपाल से लेकर अनंतपाल सेकंड तक के राजा की उपाधि धारण करते थे और उसके बाद के राजा बड़ी उपाधि जैसे महाराजाधिराज, महाराजा जैसी उपाधि धारण करते थे। अब एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से अगर हम बात करें, अनंतपाल सेकंड का जो अभिलेख धारसिल है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परमार राजवंश का पहला राजा है जिसका अपना अभिलेख है जो परमार राजवंश के इतिहास की जानकारी देता है। अगर हम धारसिल की बात करें तो धारसिल पुरानी नागपुर क्षेत्र के अंतर्गत था और नागपुर क्षेत्र के अंतर्गत ही एक गढ़ था जिस गढ़ को हम कंडारागढ़ कहते हैं और कंडारागढ़ के नज़दीक धारसिल क्षेत्र था जहां से अनंतपाल सेकंड नामक राजा का अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है। अनंतपाल सेकंड के बाद विलंग घाटी के राजा अयोग्य साबित हुए, वहीं चांदपुर घाटी के राजा ने अपना सामर्थ्य और कौशल बढ़ाया। आगे हम ये देखते हैं कि आसल देव नामक राजा के द्वारा जो कि चांदपुर घाटी का राजा था उसने विलंग घाटी के राजाओं के क्षेत्रों पर अधिकार किया और इस तरीके से हम फाइनली ये देखते हैं कि दोनों साम्राज्य आपस में मिल गए। आसल देव के बाद उसका उत्तराधिकारी जगतपाल था जो कि वंशावली के आधार पर 34वें नंबर का राजा है। इस बीच के जो राजा हैं जिनकी जानकारी इतिहास में अपूर्ण है और आज भी शोध का विषय बने हुए हैं, इसीलिए हम उस राजा पर चले जाते हैं या उस राजा का इतिहास पढ़ते हैं जो कि स्पष्ट है, यानी हम जगतपाल को देख लेते हैं। जगतपाल 34वें नंबर का राजा है जिसका इतिहास में कालखंड सन 1442 से 1460 है। ऐसा कहा जाता है कि यह आसल देव का उत्तराधिकारी था या फिर आसल देव का पुत्र था। इसकी जानकारी हमें देवप्रयाग ताम्रपत्र से मिलती है और देवप्रयाग ताम्रपत्र ये प्रदर्शित करता है कि चांदपुरगढ़ की सीमाएं अब देवप्रयाग तक आ चुकी थी। इस ताम्रपत्र में रजवाड़ शब्द की भी जानकारी मिलती है और ऐसा लगता है कि रजवाड़ एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजा था, अर्थात जगतपाल एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजा था, ताकतवर राजा रहा होगा। साथ ही हमें ये जानकारी भी मिलती है इस ताम्रपत्र से कि वैष्णव धर्म के विस्तार के लिए इसके द्वारा भूमि दान की गई थी। तो ये कहानी थी हमारी जगतपाल की जिसका अभिलेख फेमस है, जिसका ताम्रपत्र फेमस है, जिस ताम्रपत्र को हम देवप्रयाग ताम्रपत्र कहते हैं। हमसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि देवप्रयाग ताम्रपत्र में किस राजा की जानकारी मिलती है,
जो शब्द रजवाड़ शब्द मिला है इसके संदर्भ में पूछा जा सकता है।